Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online class of chemistry. बेटे हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ग्रुप 4 एलिमेंट्स या कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली को हमने डिस्कस करना है। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जमी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बेटे ग्रुप 14 एलिमेंट्स का या ग्रुप 4 एलिमेंट्स का। देन ट्रेंड्स देखेंगे, उसमें जो एनॉमलीज़ हैं, एबनॉर्मलिटीज़ हैं या पेक्युलर नेचर है उसको देखेंगे। फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और इमॉर्फस फॉर्म्स दोनों को। और देन जो है वो इन एलोट्रॉप्स की सबकी एप्लीकेशंस को देखेंगे और स्पेशली फुलरीज की। तो अगर आप देखें यहाँ साइड पे मैंने जो है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन शो भी की हुई हैं। हमारे पास जो है वो डायमंड है, ग्रेफाइट है या फुलरीन है, उसी को जो है वो वेरिएबल उसकी अरेंजमेंट जो है वो शो की गई है। इंट्रोडक्शन की तरफ बेटे मूव करते हैं। ग्रुप 14 और 4 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस और लेड, ये जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं। और जो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। आपको पता है कार्बन तो जो है वो हम कहते हैं कि कार्बन हमारी लाइफ का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी बेस ही कार्बन पे करती है, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में इनका मेजर रोल है इन सारे एलिमेंट्स का। कार्बन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी बेस करती है। यानी एलिमेंट ऑफ लाइफ जो है वो सारे लाइफ के रिलेटेड जितने एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्रेजेंट है। हम खाना लेते हैं और सारा ऑर्गेनिक है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनमें कार्बन मौजूद है। सिलिकॉन चिप्स आर मेड ऑफ इट। जो सिलिकॉन चिप्स हैं जो ये कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी आईटी जो है वो हमारी सारी बेस कर रही है इन पर। जर्मेनियम को एज अ ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ करते हैं, यूज इन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। टिन एंड लेड एलिमेंट्स नाउन टू अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट आपने बेटे पढ़ा है, मैट्रिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अर्लियर केमिस्ट ट्राई कर रहे थे कि वो लेस प्रीशियस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। तो उन एलिमेंट्स को जो है साइंटिस्ट को हम क्या कहते थे, अल्केमिस्ट। तो उस टाइम से टिन एंड लेड जो है वो नाउन है। कन्फिग्रेशन की बात करें तो बेटे ग्राउंड स्टेट जो कन्फिग्रेशन है वो है NS2NP2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन S में, 2 P में, टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में S का 1 इलेक्ट्रॉन P में मूव कर जाता है, प्रमोट हो जाता है और आपके पास P में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे यहाँ शो किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन ये एम्प्टी जो PZ ऑर्बिटल है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, तो P में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसीलिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। मेजॉरिटी कंपाउंड्स में कार्बन टेट्रावेलेंट है। एलिमेंट्स की बात करें, हमारे पास एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस, लेड। इनका पीरियड देखें तो कार्बन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, सिलिकॉन थर्ड से, जर्मेनियम फोर्थ से, टिन फिफ्थ से और लेड 6 से। एटॉमिक नंबर इनके गिवन है। अगर कन्फिग्रेशन देखें तो वही NS2NP2 होगी, यानी S में 2, P में 2। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ही देखनी है। डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे आके जर्मेनियम या जो टिन लेड है उनमें क्या आ जाते हैं, D और F ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है। टर्म बेटे हम देखते हैं विच इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट डज नॉट रेडिली टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो रेडली बॉन्डिंग में पार्ट प्ले नहीं करते। ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, ये लास्ट 2 एलिमेंट्स टिन और लेड, स्पेशली लेड में, लेकिन टिन और लेड दोनों में प्रोमिनेंट है। आपने टिन और लेड के 2 कंपाउंड्स पढ़े होंगे, एक है SnCl2 और एक है PbCl2, ठीक है। इनमें लेड और टिन की वैलेंसी क्या है, 2 है। इसी तरह SnCl4 और PbCl4 जिनमें वैलेंसी 4 है। इट मीन्स हो क्या रहा है, जैसे कार्बन ने अपना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में प्रमोट करवाया तो 4 अनपेयर्ड हो गए, 4 बॉन्ड बना लिए। सिलिकॉन भी ऐसे ही करता है, जर्मेनियम भी। लेकिन टिन और लेड में आके लार्ज साइज की वजह से, D और F की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, एनर्जी गैप चेंज होने की वजह से इनके S के इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन इतनी ईजी नहीं रहती, ठीक है। और प्रमोशन इजी ना होने की वजह से क्या होता है कि इनका S वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रेडली पार्ट प्ले नहीं करते और एज अ लोन पेयर मौजूद रहते हैं।
तो इस वजह से क्या होता है, इसको हम कह देते हैं कि इनमें क्या आ गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एलिमेंट्स ऑफ 4A आर कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले तीनों एलिमेंट चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं, लेकिन टिन और लेड मैंने जैसे बताया कि स्टेनिक एंड प्लम्बिक इस फॉर्म में जो है, आपको पता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो तो ओस आता है, एंड पे ज़्यादा हो तो इक आता है। तो स्टेनिक एंड प्लम्बिक का मतलब है ये यहाँ पे इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, जैसे PbCl2 और PbCl4 और SnCl4 में करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक पेयर प्रमोट नहीं होता और वो लोन पेयर की फॉर्म में रहता है, तो तब इनकी वैलेंसी 2 हो जाती है। स्टेनस एंड प्लम्बस +2 में रह जाते हैं, यानी वो बॉन्ड पेयर्स जो ये वाले हैं दो, इनको तो बॉन्डिंग में यूज़ कर रहे हैं जो अनपेयर्ड हैं, लेकिन ये एज अ लोन पेयर ही रह जाता है, इस वजह से वो बॉन्डिंग में पार्ट प्ले नहीं करता। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो लोअर मेंबर्स में ही प्रोमिनेंट है, टिन और लेड में ही प्रोमिनेंट है। अभी आगे और थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे हम इसको। केमिस्ट्री ऑफ हम कार्बन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कार्बन की बेस पे तो हमारी 2 ब्रांचेस बन गई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। यानी जिन कंपाउंड में कार्बन है वो 2 तरह के, या तो ऑर्गेनिक होंगे या इनऑर्गेनिक। जैसे कार्बोनेट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ये इनऑर्गेनिक है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ये डिफरेंट एलोट्रॉप्स दी हुई हैं आपको कार्बन की, इनको डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 आगे जाके। नोट, कार्बन हैज़ 4 एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन एंड चारकोल, जो इसकी मॉर्फस फॉर्म है फुलरीन। ठीक है, अमंग फुलरीन मोस्ट कॉमन जो मॉलिक्यूल है उसमें 60 कार्बन के एटम होते हैं, इसलिए इसे C60 कह देते हैं। ये 60 का मतलब है कि 60 कार्बन एटम होते हैं। केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन क्या है जी? सिलिकॉन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बाय परसेंटेज होता है, और सेकंड जो है वो सिलिकॉन होता है, 27.7% ऑफ अर्थ क्रस्ट होता है। यूजुअली ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड है ये, देखें जॉइंट नेटवर्क बना होता है। हर सिलिकॉन की सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन होते हैं और हर ऑक्सीजन की सराउंडिंग में 2 सिलिकॉन होते हैं, यानी SiO2 इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एग्जिस्ट एज सिलिकेट, यानी SiO2 बेस मिनरल है एवरीवेयर। बोन ग्रोथ है या चेन ग्रोथ आप कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर चिप्स में यूज़ होता है। प्योरेस्ट फॉर्म सिलिका की क्वार्ट्स होती है, अक्सर क्लॉक्स वगैरह पे लिखा होता है क्वार्ट्स, तो क्वार्ट्स इसकी प्योरेस्ट वेराइटी है। ये सारे सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होता सिवाय HF के। HF इसके साथ रिएक्ट करके H2H SiF6 बना के इसको डिज़ोल्व कर लेता है, ये इनर्ट है टुवर्ड्स ऑल सॉल्वेंट एक्सेप्ट HF। SiO2 की स्ट्रक्चर देखें तो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, sp3 वर्डाइजेशन होगी। इनॉमलीज कह लें आप इनको बेटे, एबनॉर्मलिटीज़ कह लें, पेक्युलर नेचर कह लें। मतलब हमने देखा है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपने ग्रुप मेंबर से रिजेंबल नहीं करते, जैसे बाकी ग्रुप्स में भी है। लिथियम अपने ग्रुप से रिजेंबल नहीं करता, बेरिलियम अपने से, बोरॉन अपने से, इसी तरह कार्बन अपने से नहीं करता, नाइट्रोजन, और जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये सारे अपने ग्रुप मेंबर से रिजेंबल नहीं करते। हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने ग्रुप मेंबर से प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल नहीं करता। क्यों नहीं करता? वजह है उसका छोटा साइज़। हर पहले मेंबर के लिए ये रीज़न है, छोटा साइज़ है, हाई चार्ज डेंसिटी है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप मेंबर से सबसे ज़्यादा होती है इन सारे, और उसके पास d इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। दीज आर द रीजंस विच मेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप टू बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स। यानी पहले मेंबर को अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करने में मजबूर कर देती हैं। तो कार्बन की भी डिफरेंट जो नेचर आ रही है अपने ग्रुप मेंबर से, वो यही है कि कार्बन का छोटा साइज़ है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे ज़्यादा है अपने ग्रुप में, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी भी अपने ग्रुप मेंबर में सबसे ज़्यादा है। फिर पहला मेंबर है तो 2s2 2p2, यानी दूसरे शेल में तो d नहीं होता, तो इसके पास d ऑर्बिटल भी अवेलेबल नहीं है। तो पहली एनॉमली हम जो है इसके ऑक्सीडेशन नंबर में देख रहे हैं। जैसे अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है लेड में और टिन में या स्टेनस में, तो वही यहाँ पे रेफर किया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेंड बाय एन एटम जो है वो उसके किसी भी केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है।
टिपिकल ऑक्सीडेशन नंबर 4 एलिमेंट्स का +4 है क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लेड आपको बताया कि प्लम्बस की फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। रीज़न क्या है बट रीज़न बड़ी इंटरेस्टिंग है कि +2 में ये मोर आयनिक है और +4 में ये मोर कोवलेंट है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फेजेंस रूल हैं। फेजेंस रूल ये कहते हैं कि जितनी चार्ज डेंसिटी कीटाइन की और एनाइन की कम होगी उतना आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज टू साइज रेशो, +2 और +4 तो ज़रा +4 का मतलब है इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा और चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये अपने इनाइन को ज़्यादा पोलराइज करेगा, उसके क्लाउड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा और इस तरह ज़्यादा कोवलेंट हो जाएगा। तो +2 वाला लेड ज़्यादा आयनिक है और +4 वाला ज़्यादा कोवलेंट है इसलिए। और हमें पता है आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो इसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये 2 में एग्जिस्ट करता है और स्टेबल भी 2 वाली स्टेट है। यानी लेड भी +2 में ज़्यादा स्टेबल है और टिन भी +2 में ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स +4 में स्टेबल हैं और +4 ही स्टेट शो करते हैं। और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनाने की वजह से, यानी 4 बॉन्ड बनाने की वजह से वो स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन ये अपने आयनिक करेक्टर की वजह से स्टेबल हो रहा है। +2 इज ऑल्सो नॉट कॉमन फॉर जर्मीनियम। जर्मीनियम भी +4 ही करता है, ठीक है। तो लेड क्यों +2 कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है? नथिंग इज अनयूजुअल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ +4 स्टेट, वो एक रीज़न मैंने आपको बता दी। एलिमेंट, ईच एलिमेंट द ग्रुप हैज़ कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन आपको पता है। n पीरियड नंबर है और ये वेरी करता है 2 से 6 तक। लेड के लिए ये 6 पीरियड है। इन +4 ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बॉटम पे आके क्या हुआ है कि जो S वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में पेयर्ड ही रह जाते हैं, वो प्रमोट नहीं होते, अनपेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जिसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और जिसकी 2 रीज़न मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है कि इसके पास जो है वो बॉटम पे होने की वजह से वो D और F ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो उस वजह से प्रमोशन नहीं हो रही। और दूसरा आयनिक करेक्टर भी इसकी एक रीज़न है। फिर अगली अनोमली ये है कि कार्बन -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, लेकिन बाकी जब ये कंबाइन करता है मल्टी पॉजिटिव आयंस के साथ, मल्टी पॉजिटिव जिनकी वैलेंसी 2, 3, +2, +3 वगैरह है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम वगैरह। जैसे कैल्शियम कार्बाइड में अगर आप देखें तो कैल्शियम +2 है, इसका मतलब है कार्बन किस में होगा, C2 -2 में हो जाएगा। ऑल्सो बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन से भी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से CH4 में इसकी -4 होगी। अलबत्ता आपने बेटे सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनयूजुअल है, ये कार्बन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देता है और जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। इसकी कोशिश होगी ये नेगेटिव ख़त्म हो, जैसे ग्रिगन और डिजेंट इसीलिए रिएक्टिव हैं कि उनमें कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर आपको पता है हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप बढ़ता है। वजह क्या है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से क्या होता है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 13। क्लियर है बेटे, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, तो 13 वाले ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और 14 वाले लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, क्योंकि इनका स्मॉल साइज है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट इंक्रीज कर रही है। और डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। कार्बन सिलिकॉन प्योरली नॉन मेटल हैं, जर्मीनियम मेटलॉइड है, टिन और लेड जो है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट लो है। तो ये मेटेलिक करेक्टर भी अब वेरिएशन आ गई कि कुछ मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों कैटेगरीज मौजूद है इसकी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी है, ठीक है, जिस साइज बढ़ता है। क्लियरली कार्बन, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो कार्बन से सिलिकॉन क्लियरली ड्रॉप भी हो रही है, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं। आगे देखें जर्मीनियम में फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई और फिर लेड पे जाके फिर बढ़ गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज बट नो रेगुलर ट्रेंड। वजह क्या है, लास्ट मेंबर हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सेकेंड लास्ट, यानी लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेनस से ज़्यादा है। वजह कहता है कि क्या है कि बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ स्टेनस एंड F ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ लेड विच आर नॉट एबल टू स्क्रीन वेलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देखें बड़ा ऑर्बिटल है ना, 14 इलेक्ट्रॉन आने, D में 10 आने,
तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो स्क्रीन नहीं हो रहे प्रॉपरली, और उस वजह से क्या होता है कि लेड की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी टिन से ज़्यादा हो जाती है। कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई अब आपको पता है डाउन द ग्रुप रेडियाई बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। कार्बन टू सिलिकॉन कहता है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है, बट बियॉन्ड सिलिकॉन द इंक्रीज इज लेस, मतलब हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा चेंज नहीं है जितना कार्बन टू सिलिकॉन है। अगेन रीज़न वही है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है डी और एफ ऑर्बिटल्स का, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनलेस लेड में डी एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और सेम ऑर्बिटल में फिलिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे जो है वो स्क्रीन प्रॉपरली नहीं हो पाते और साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आयनर्शियल एनर्जी भी डाउन द ग्रुप जो है वो, ये सॉरी रेडियाई का नहीं, आयनर्शियल एनर्जी का है। डाउन द ग्रुप आयनर्शियल एनर्जी भी डिक्रीज करती है, लेकिन शार्प डिक्रीज है कार्बन टू सिलिकॉन, विच नॉमिनल डिक्रीज लेड हैज ग्रेटर आयनर्शियल एनर्जी देन स्टेनलेस ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग। अब लेड की देखें टेन से क्या है ज़्यादा है आयनर्शियल एनर्जी, यानी बाद में नॉमिनल चेंज आई और फिर स्टेनलेस से लेड की आयनर्शियल एनर्जी ज़्यादा और अगेन पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट एक बात याद रखें कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का। अब कार्बन 2 एलोट्रॉप्स हैं मेनली, तो आप देखेंगे 3 एक्चुअली, तो फुलरीन्स भी है। डायमंड और ग्रेफाइट में अगर आप देखिए डायमंड का 3500 है, ग्रेफाइट का 3750 है। हमारे जहन में होता है कि शायद डायमंड का मैक्सिमम है, लेकिन बेटे ग्रेफाइट का मैक्सिमम है। वजह क्या है, ग्रेफाइट में होती है sp2 हिब्रिडाइजेशन, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी होती है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो एक रीज़न तो ये है कि डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है और डायमंड में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। दूसरी रीज़न ये है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज नहीं है ग्रेफाइट में, डीलोकलाइज्ड है, और इनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से ग्रेफाइट स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। Melting point and boiling point of carbon, silicon and germanium is significantly high because they have very stable solid structure. Tin and lead has lower melting point because only 2 bonds are formed. Lead और tin आपने देखा है +2 स्टेट शो करते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो हैं, और कार्बन का सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम का, और कार्बन के ज़्यादा होने की रीज़न भी एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स। किसी भी एटम की अपने ही एटम से लिंक करके लंबी चेन्स बनाने की एबिलिटी कैटिनेशन कहलाता है। कार्बन टेंड टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग स्ट्रक्चर। ये नीचे दिखाए गए हैं बेटे, ब्रांचिंग भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकते हैं। तो कार्बन में एबिलिटी है कि वो लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग कर सकती है। As we move down the group, size of atom increases, electronegativity decreases, और इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिक्रीज करने की वजह से कैटिनेशन एबिलिटी भी डिक्रीज कर जाती है। लेड में इंडिकेट ही नहीं होती कैटिनेशन, यानी बिल्कुल कोई चांस नहीं है। इस ग्रुप में मेनली कैटिनेशन तो कार्बन की है, सिलिकॉन करता है लेकिन थ्रू ऑक्सीजन। डायरेक्ट सिलिकॉन लिंकेज नहीं होता, थ्रू ऑक्सीजन ये लिंक करके तो लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। अल्कीन्स में इसका डबल होता है, अल्काइंस में ट्रिपल होता है, साइनाइड में ट्रिपल होता है, थायनाइड में इसी तरह होता है डबल, ठीक है। फिर कार्बोनाइल में डबल होता है। तो जनरली पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विद 2p ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल्स, कि जिनके वैलेंस शेल में 2p ऑर्बिटल्स होते हैं वो पाई बॉन्डिंग करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस लेड में भी है, डू नॉट फॉर्म सच पाई बॉन्डिंग, लेकिन वो पाई बॉन्ड नहीं करते। आप देखिए यहाँ सिलिकॉन ने चारों सिग्मा बॉन्ड ही बनाए हुए हैं, लेकिन कार्बन पाई बॉन्ड भी बना लेती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कार्बन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए डाउन द ग्रुप आपको पता है कार्बन में 2s2 2p2 और डी मिनिमम 3/3 शेल से शुरू होता है। तो कार्बन में डी एब्सेंट है डी ऑर्बिटल, इसलिए कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता, जबकि दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से वो अपनी टेट्रावैलेंसी को भी इवन एक्सपेंड कर लेते हैं किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके, जिसे हम लाइगेंड कहते हैं। लाइगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उससे जैसे SiF4 में सिलिकॉन ने वैलेंसी 4 है, लेकिन d ऑर्बिटल वीकेंड इसके पास मौजूद था, तो 2 फ्लोराइड आयन इसने फर्दर अपने साथ अटैच करके ये SiF6 2 नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया और अपनी वैलेंसी 4 से 6 कर ली। फ्लोराइड आयन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोन पेयर भी कह देते हैं। फ्लोराइड ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन को। एनॉमलीज क्या है जी? और एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है बेटे? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना एलोट्रॉपी कहलाता है। केमिकली भी ये सेम होते हैं, फिजिकली भी सेम होते हैं, मेनली डिफरेंस इनमें अरेंजमेंट का होता है। यानी फिजिकल स्टेट सेम होगी, फिजिकली नहीं, फिजिकल स्टेट सेम होगी। लेड इनमें से एलोट्रॉप शो नहीं करता, बाकी सबकी एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन की 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकीमिनिस्टर वॉल्स, या जिनको हम फुल रिंग्स कह देते हैं। सिलिकॉन की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन और रिवॉर्फस। जर्मेनियम की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है। स्टेनलेस या टिन की 3 फॉर्म्स हैं, वाइट, ग्रे और रोम्बिक। और लेड की कोई भी एलोट्रॉप मौजूद नहीं है। मतलब देखें अब नॉर्मलिटी, कार्बन की 3 हैं क्रिस्टलाइन, सिलिकॉन की 1 क्रिस्टलाइन है, एक नॉन क्रिस्टलाइन है, इसकी 2 क्रिस्टलाइन है। अगेन स्टेनलेस की 3 क्रिस्टलाइन है और लेड की है ही। हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी मतलब 2, जब 2 एलिमेंट मिले और 2 में से एक का हाइड्रोजन हो। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो हाइड्राइड्स बनते हैं। यहाँ हम 14 ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात करें, इट मीन्स जब हाइड्रोजन ग्रुप 14 के एलिमेंट से मिलेगा तो उन कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 कहेंगे। ग्रुप 14 एलिमेंट्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर ऑन हाइड्राइड्स। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 कैन फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स, जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। कार्बन फॉर्म हाइड्राइड्स एक्सटेंसिवली ड्यू टू इट्स कैटिनेशन एबिलिटी। कार्बन के हाइड्राइड्स ज़्यादा को हैं, मतलब मीथेन देखें, इथेन देखें, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मतलब ज़्यादा है क्योंकि इसमें कैटिनेशन है। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन अल्केन्स वाले भी हो सकते हैं, अल्कीन्स वाले, अल्काइंस वाले, और इवन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड है, इनमें डबल है, इनमें ट्रिपल है, इनमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल होता है। सिलिकॉन फॉर्म स्मॉल नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्राइड्स की मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होती, कैटिनेशन नहीं होती, तो ये बनाता है जिनको हम सीलेन्स कहते हैं, जैसे SiH4, और ये डाइसिलेन है इसका कंपाउंड। जर्मीनियम भी स्मॉल नंबर बनाता है, जिनको जर्मेन्स कहते हैं। और टिन जो है वो एक ही बनाता है, जिसे हम स्टेन कहते हैं। और लेड भी एक ही बनाता है, जिसे हम प्लम्पेन कहते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ MH4 टाइप आर गैसियस और एंडलेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, और डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज हियर, यानी ईजिली हाइड्रोजन लूज करेंगे, दूसरों को रिड्यूस कर देंगे, खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज, क्योंकि इनकी +2 वाली स्टेट क्या होती है? स्टेबल होती है। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में चले जाएंगे और हाइड्रोजन क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। इसी तरह जब बेटे ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो उन कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स कहते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स कंबाइन विद 1 और मोर ऑक्सीजन एटम, यानी 1 से या 2 से कंबाइन हो सकते हैं। तो ये 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, MO और MO2। लेड सब ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, ये जो है वो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड बनता है, इट इज़ अ मिक्स्ड ऑक्साइड, और ये कम्बिनेशन होता है लेड मोनोऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड के कम्बिनेशन से ये बना होता है। ठीक है, यानी 2 ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ये होता है, Pb3 हो जाता है और वो 4 हो जाता है। अमंग मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होता है, जर्मेनियम ऑक्साइड बेसिक होता है, स्टेनलेस ऑक्साइड एंड PbO जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब सबकी नेचर ही डिफरेंट है। और डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक हैं और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप के ऊपर मेटल है, नॉन मेटल है, नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप जो है वो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। CO2 मोस्ट एसिडिक होगा, GO2, SNO2 एंड PbO2 जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। एसिड्स, ऑल दीज एलिमेंट्स गिव एसिड्स ऑफ द टाइप H2MO3, मतलब M यहाँ एलिमेंट दिया गया है ग्रुप 14 से, जैसे कार्बन से कार्बोनिक एसिड, सिलिकॉन से सैलिसिलिक एसिड, टिन से मेटास्टेनिक एसिड है और लेड से मेटाप्लम्बिक एसिड है। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ दीज एसिड्स आर स्टेबल, यानी ये एज ए एसिड उतने स्टेबल नहीं, लेकिन सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे।
सारे ही जो है वो टेट्राहाइलाइड बनाते हैं जैसे, लेकिन BR4 और PbI4 नहीं, नॉन नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, स्टेबल नहीं है। इसके अलावा लेड और स्टेनस आपको पता है डाइहाइलाइड भी देते हैं क्योंकि इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। These halides are covalent in nature, they have tetrahedral structure and sp3 ये बटांशन, जब चार जुड़े होंगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, sp3 बटांशन होगी। स्टेबिलिटी ऑफ these halides decreases down the group, यानी फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन वाला मोर स्टेबल है देन डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अब आ गया जी नेक्स्ट, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। When an element exists in more than one crystalline form, those forms are called allotropes. एक एलिमेंट एक से ज़्यादा जब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो बाकी फॉर्म्स हैं वो क्या कहलाती हैं, एलोट्रॉप्स। Due to catenation ability of carbon to link with other carbon atoms, carbon has to allotropy very well. Carbon can do allotropy very well, ठीक है, क्योंकि catenation ability कार्बन में जो है वो खासी प्रोमिनेंट है, ये लिंक कर लेती है और इसी वजह से ये एलोट्रॉपी शो करती है। देखिए कार्बन के एलोट्रॉप्स की फॉर्म करें तो दो कैटेगरीज हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इन सबको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट है या फुलरीन्स है, और एमॉर्फस में आपके पास कार्बन ब्लैक है, कोक है और चारकोल है। Allotropes of carbon and diamond, graphite, fullerene and three crystalline allotropes of pure carbon। ये crystalline structures हैं, ठीक है। In all three allotropes carbon form covalent bonding। कार्बन covalent bonding बनाती है क्योंकि नॉन मेटल हमेशा covalent bond करती है। But due to different arrangement of carbon atoms, the properties of these allotropes are very different from each other। Arrangement का फर्क है, इसलिए इनकी properties differ करती हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड को डिस्कस करते हैं। डायमंड में देखिए ना तो बेटे एक कार्बन लिंक कर रहा है टेट्राहेड्रली चार अदर कार्बन से। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, हर कार्बन 4 से जुड़ा हुआ होगा क्योंकि हमने एक चंक, एक बाइट, एक पीस लिया है, तो इसलिए सारे एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। बहरहाल हमने किसी एक को अज्यूम किया तो यहाँ 4 से ये लिंक्ड है। जब एक कार्बन 4 से लिंक्ड हो तो हिब्रिडाइजेशन sp3 होती है। क्योंकि ये इस तरह बहुत सारे कार्बन से लिंक है तो हम कहते हैं कोवलेंट सॉलिड है या नेटवर्क सॉलिड है या जाइंट मॉलिक्यूल है। अब ये नॉन कंडक्टर है। क्यों नॉन कंडक्टर है? जब एक कार्बन 4 से जुड़ जाएगी तो चारों बॉन्ड बनेंगे सिग्मा। इसमें कोई भी पाए बॉन्ड नहीं है, इसलिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये नॉन कंडक्टर है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है। प्योर डायमंड इज कलरलेस, लेकिन कलर हो सकता है अगर इसमें कोई इम्प्योरिटीज आ जाए। जब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूबिक है और हर फेस के सेंटर में एटम आ रहे होते हैं, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसी को बेटे आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायमंड जो है वो हमने कहा नेटवर्क सॉलिड है, नॉन कंडक्टर है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लीस्ट पेरिशेबल है मतलब ख़राब नहीं होता। प्योर डायमंड इज कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इफ कलर्ड, अगर ये कलर्ड है तो इसका मतलब है इसमें कोई इम्प्योरिटीज होंगी और स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। डेंसिटी इसकी जो है वो हायर देन ग्रेफाइट होती है, 3.51 ग्राम पर सीम की वो होती है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वजह से ये इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और इसीलिए इसको एज अ जेम यूज़ करते हैं क्योंकि बार बार लाइट इसके अंदर एक बार एंटर होकर रिफ्लेक्ट होती रहती है। स्टेबल है इन वैक्यूम अप टू 1500 सेंटीग्रेड, लेकिन ग्रेफाइट में ट्रांसफर हो जाता है 1800 सेंटीग्रेड और मोर रैपिडली अगर 2000 सेंटीग्रेड हो। और ये जो है हम फ्यूज़ करते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में। तो हम आर्टिफिशियल डायमंड अगर बनाना है तो वो कैसे बनेगा? आर्टिफिशियल डायमंड क्या है? डायमंड इज डेंसर फेस, सो इट इज़ फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। डेंसिटी ज़्यादा है तो हाई प्रेशर पे ये जो है वो इसकी फॉर्मेशन फेवर होती है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डायमंड एब्रेसिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैटलिस्ट। आमतौर पर हम निकल को यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के लिए और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो जाता है। टिपिकली कहते हैं निकल डिजॉल्व ग्रेफाइट एट 1800 सेंटीग्रेड। ग्रेफाइट को उसने डिजॉल्व करवा दिया एंड प्रेशर जो आपने दिया 70 किलो बार।
द लेस सॉल्युबल डायमंड फेस क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। द सक्सेस ऑफ जेम क्वालिटी डायमंड इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि हम जैसे जेम्स में यूज़ करते हैं वैसा बना लें, लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, अभी महंगा बहुत पड़ता है। डायमंड कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट प्योर C12 आर बेटर कंडक्टर्स देन नेचुरल डायमंड, यानी कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है एंड कैन बी यूजफुल फॉर स्पेशल हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। जिस तरह हमने डायमंड बनाया है ये भी पॉसिबल है कि हम डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर दें एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, गिव्स फ्री एनर्जी, ये बता रही है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ऑर्डिनरी कंडीशन में ये स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप कंडीशन चेंज करते जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या थोड़ा हाई करेंगे तो ये इजीली चेंज हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक डायमंड क्रिस्टल या जिसे हम डायमंड कोटेड फिल्म्स भी कह देते हैं। It is known that microscopic diamond crystal mixed with graphite can be formed। ये कैसे बनेगी बेटे? By depositing carbon atoms on a hot surface in absence of air। एयर नहीं होनी चाहिए। करना क्या है आपने? कार्बन एटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पायरोलिसिस ऑफ मीथेन। मीथेन को तोड़ेंगे तो मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाएगी, C+4 एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी। जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ना वो मेन रोल प्ले करती हैं कि वो फेवर करती हैं डायमंड को ओवर ग्रेफाइट। कैसे फेवर करती हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्ट करती हैं रैपिडली ग्रेफाइट के साथ और उसका वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन बना देती हैं, वो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा। सो अनवांटेड ग्रेफाइट रिमूव हो गया। ऑल्दो प्रोसेस नॉट फुली परफेक्ट, मतलब सारा रिमूवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिंथेटिक डायमंड फिल्म्स आर ऑलरेडी फाइंडिंग एप्लीकेशंस एज हार्डनिंग ऑफ सरफेस सब्जेक्टेड टू गियर, मतलब जल्दी ख़राब ना हो ऐसी हार्डनिंग सर्फेसेस की हम कर सकते हैं डायमंड फिल्म्स के ज़रिए। दिस इज़ डन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसको मेनली यूज़ किया जाता है। डायमंड के यूजेस क्या हैं? ड्रिल बिट्स इन ऑयल एक्सप्लोशन एंड फॉर स्लाइसिंग थ्रू कॉन्क्रीट, मतलब हार्ड मटेरियल है ना, कटिंग में, ग्राइंडिंग में इसको यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग में। है सिंगल पॉइंट टूल फॉर इंग्रेविंग और कटिंग, मतलब आपने जब कंधाकारी करनी होती है, ठीक है, डिज़ाइनिंग वर्क करनी होती है इवन उस पर स्टोन पे, तब इसे यूज़ करते हैं। ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, वेरी हाई प्योरिटी होती है और वेरी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड्स यूज इन सॉ फॉर कटिंग, कि जैसे आप बेटे देखते हैं ये ग्लास कटिंग में यूज़ करते हैं आमतौर पर, वो जो ग्लास कटिंग के लिए उनके पास कलम उसे बोलते हैं, उसके अंदर भी डायमंड लगा होता है। ब्लैक डायमंड से कार्बोनेडो कहते हैं, यूज फॉर ग्लास कटिंग, रॉक ड्रिलिंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग कलर्ड डायमंड्स। डायमंड्स आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एब्रेसिव्स फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, अगेन वही पॉलिशिंग वगैरह में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल विंडो फॉर लेजर में यूज़ होते हैं, इसके अलावा सर्जिकल नाइफ्स में भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट फॉर्म आ गई ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना वो ब्लैक, शाइनी एंड ओपेक होता है, ये नीचे दिखाया भी गया है, शाइनी भी है, ब्लैक भी है और ओपेक भी। लार्ज क्रिस्टल्स अकर इन मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री सिलिकेट रॉक्स सच एज क्वार्ट्ज, माइका या जो वो जेनेसिस वगैरह इसकी डिफरेंट एग्जिस्टेंस की है। एवरेज इसमें कार्बन कंटेंट 25% होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते पास किसी में 60% तक भी है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट वर्ल्ड, बट मेनली इटली वगैरह में या सिर्बिया वगैरह और सिर्बिया और कश्मीर वगैरह में है। नॉट ट्रांसपेरेंट एंड स्लिपरी टू टच है, तो ये अगर आप देखें इसको इसीलिए लिब्रिकेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जैसे लेड पेंसिल का जो सिक्का होता है उसको टच करके चेक किया जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, मैंने पीछे थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। देखिए इसमें लेयर अरेंजमेंट, हर कार्बन इसमें जुड़ी होती है। डायमंड में 4 कार्बन एटम्स है और इसमें 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है। 3 से जुड़ने का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया और हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका मतलब इसमें 3 सिग्मा है एक कार्बन की और 1 पाई है, हर कार्बन ने 1 पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। इस पूरी चेन में हर कार्बन ने 1 पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड के, वो फिक्स नहीं है, वो डीलोकलाइज है, रिवॉल्व कर रहे हैं, पूरी चेन पे घूम रहे हैं। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड से ज़्यादा है। अब इस लेयर और इस लेयर में कोई बॉन्ड नहीं है, ना इस लेयर और इस लेयर में बॉन्ड है, और ये आपस में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से ये जो डॉटेड लाइन है ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को शो कर रही है, ये अटैच्ड है। इसीलिए ग्रेफाइट पैरेलल टू लेंथ ऑफ शीट तो कंडक्टर है,
परपेंडिकुलर में कंडक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर में कंडक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें आपस में कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ऊपर को मूव करेंगे? कि पैरेलल में कंडक्ट करेगा, परपेंडिकुलर में कंडक्ट नहीं करेगा। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये हेक्सागोनल है। डिस्टेंस बिटवीन लेयर देखें तो 3.14 एंगस्ट्रम है एक लेयर से दूसरी लेयर का, और बिटवीन एडजेसेंट एटम देखें तो 1.42 है, जैसे बेंजीन में 1.97 है। तो इसमें भी डीलोकलाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की कम हो जाएगी। 1.42 डबल और सिंगल की 1.42 हो जाएगी डीलोकलाइजेशन की वजह से। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस तो ऑलरेडी हमने बता दिया। सॉफ्ट है, ब्लैक है, स्लिपरी है, मेटेलिक क्लस्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डेंसिटी इसकी जो है वो 2.2 ग्राम पर सीम क्यूब है, स्टेबल एंड इनर्ट इवन एट 200,000 सेंटीग्रेड है, और हाई प्रेशर पे मतलब इवन देन भी इनर्ट रहता है। स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड और ग्रेफाइट डालें तो येलो ग्रीनिश ग्रेफेटिक एसिड बन जाता है, ये उसका फॉर्मूला है। Active forms of carbon impregnated with palladium, platinum or other metals are widely used as an industrial catalyst. As a catalyst आप इसे use कर सकते हैं। Finely divided forms readily absorb large amounts of gaseous solutes from solution. और अगर finely divided forms हैं तो वो absorption का काम भी करती हैं। The loose layer structure allow many molecules to penetrate through. क्योंकि layer structure है तो इसके अंदर molecules क्या कर सकते हैं, यहाँ पे penetrate कर सकते हैं to form compound called intercalation और lamellar compounds। ठीक है, तो lamellar compounds बन सकते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स हैं, हेलोजन्स हैं, या मेटल हेलाइड्स हैं, या ऑक्साइड्स हैं, वो इनके अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इनके अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं और इस तरह कंपाउंड बना लेते हैं। जस्ट लाइक जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लेमिनर कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि इनमें जो लेयर्स में स्पेसेस है वहाँ पे ये कंपाउंड्स या मेटल एटम्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। यूजेस क्या आ गए, एक तो ब्लड पेंसिल में यूज़ करते हैं, ठीक है, के लेयर्स हैं, इजीली स्लाइड करेंगी पेपर पे और डार्क मार्क पेपर पे छोड़ देंगी। यूज एज ब्रश फ्रॉम मोटर्स एंड जनरेटर्स में एज अ ब्रश यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रोड्स आपने पढ़े हुए हैं, मेटल इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोड बनते हैं जिनकी ग्रेफाइट के होते हैं। इसके अलावा क्रूसिबल्स और वेसल्स में यूज़ होता है, ये रिफ्रैक्टरीज में यूज़ होता है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ मेनी लुब्रिकेंट्स, ठीक है, जैसे बाइसिकल चेन में जो यूज़ होता है उसमें इसको डाल देते हैं मिक्स करके। एज अ लुब्रिकेंट कैन बी यूज्ड इन, तो वो उसने बताया हुआ वेरियस यूजेस। नेचुरल ग्रेफाइट इज यूज्ड इन रिफ्रैक्टरीज, लुब्रिकेंट्स, ब्रेक लाइनिंग, रिटॉर्ट्स, ये डिफरेंट इसके बेटे यूजेस दिए। देन आ गया फलरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। फलरीन क्या है बेटे, ये एलोट्रॉप है कार्बन का, whose molecule consists of carbon atoms connected by single and double bond, just like graphite इसमें भी डबल और सिंगल दोनों तरह के बॉन्ड होते हैं। सो एज टू फॉर्म अ क्लोज्ड और पार्शली क्लोज्ड मैश, ठीक है, या तो जाली बन जाएगी या या जो है वो क्लोज शेप हो जाएगी विथ फ्यूज रिंग्स ऑफ 5 to 7 एटम्स पर रिंग। इसके मतलब जो रिंग में जो अंदर रिंग्स बन रहे हैं, इन रिंग्स में 5 से 7 एटम्स हो सकते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। 1985 फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर Hall W. Kroto and got Nobel Prize in 1996। The molecule में भी holosphere, ठीक है, जैसे ये है, फिर एलिप्सॉइड हो सकता है, ठीक है, जैसे एक लाइक ट्यूब हो सकती है, और मैनी शेप्स एंड साइजेस प्रेजेंट इसके, जैसे C60 इक्विटे शो किया गया है, C20 भी एग्जिस्ट करता है, C60 ये फ्लोराइड है। फिर नैनो ट्यूब्स आ जाती हैं, इनको CTNS कहते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स। फलरीन जो है बेसिकली ये सॉकर बॉल लाइक होता है। स्मॉलेस्ट फलरीन C36 जो है वेरी रिएक्टिव वाज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इन 1998। सबसे पहले ये जो है वो C36 को आइसोलेट किया गया, लेकिन ये रिएक्टिव है। इन फलरीन कार्बन एटम्स आर कॉर्नर्स ऑफ पॉलीगॉन्स, यानी इसमें पॉलीगॉन बनती है, पेंटागोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ईच बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन डबल एंड सिंगल, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस होगी, डीलोकलाइजेशन होगी। The discovery of fullerenes greatly expanded the number of known allotropes of carbon। पहले हम कहते थे 2 हैं, अब 3 हो गई, ठीक है। डायमंड ग्रेफाइट के अलावा या एमॉर्फस कार्बन जो है जैसे सूत और का चारकोल के अलावा अब हमारे पास एक और फॉर्म आ गई फलरीन। In 1985 third allotrope of carbon was discovered and called as Buckminster fullerene। Consists of molecule composed of 60 carbon atoms that resemble a soccer ball।
ठीक है, तो ये सॉकर बॉल की तरह का होता है। कार्बन एटम्स ऑफ C60 forms a ball with 32 faces of which 12 are pentagonal and 20 are hexagonal। देखिए ये वाला फेज देखिए 1 2 3 4 5, ये पेंटागोनल है। ये देखिए ये हेक्सागोनल है 1 2 3 4 5 और ये 6। सो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों तरह के मौजूद हैं। पॉलीगॉन्स 20 में हेक्सागोनल है, 12 पेंटागोनल, टोटल 32 जो है वो आपके पास इसमें फेस है। द फैमिली इज नेम्ड आफ्टर बकमिनिस्टर फलरीन C60, द मोस्ट फेमस मेंबर। ये सबसे फेमस यही था, तो इसी से इसको में जो है वो नेम भी दिया गया बकमिनिस्टर फलरीन या बकमिनिस्टर फलर। द क्लोज फलरीन स्पेशली C60 आर ऑल्सो इनफॉर्मली कॉल्ड बकी बॉल्स भी इनको कह देते हैं for their resemblance to the standard ball of association of ball, यानी soccer ball से resemble करने की वजह से। Another fairly common fullerene has empirical formula C70, but fullerenes with 72, 76, 84 and even 100 carbon atoms are commonly obtained। simplest 20 वाली है, लेकिन 100 तक ये बन जाती हैं। देखिए ये जो 60 वाली, 70 वाली, 76 वाली है, 78 है इसमें, ठीक है। तो ये वेरियस है, ये 80 वाली है, ये भी 80 वाली है, ये वेरियस फैमिली से 84 82 शो की। फिर आ गया फलरीन्स एज कार्बन नैनोट्यूब्स। नैनोट्यूब्स आर सिलेंड्रिकल फलरीन्स, यानी सिलेंडर की तरह जैसे होते हैं गोल। दीज ट्यूब्स ऑफ कार्बन आर यूजुअली ओनली फ्यू नैनोमीटर्स वाइड, यानी विड्थ कम होती है लेकिन लेंथ जितनी मर्जी कर लें, बट दे कैन रेंज फ्रॉम लेस देन अ माइक्रोमीटर टू सेवरल मिलीमीटर्स इन लेंथ। और उनकी स्ट्रेंथ बेटे बहुत ज़्यादा होती है। और चाइना जो है वो प्लान कर रहा है कि ये जो है वो नैनो ट्यूब्स बना के तो चांद तक जाया जाए, लिफ्ट्स बनाई जाए इसकी, और उनके ज़रिए चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिखाया गया है किस तरह रैप करके जो है इनको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं नैनो ट्यूब्स को। सॉल्युबिलिटी की बात करें, फलरीन्स आर सॉल्युबल इन मेनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज टॉलिन है, क्लोरोबेंजीन है या 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन है, इनमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। C16 extra virgin olive oil is showing the characteristic purple color of pristine C60 solution। तो उसमें इसका पर्पल कलर आ जाता है। ड्यू टू solubility, fullerenes can be separated from other components of soup and even from each other। solubility की बेसिस पे आप इनको C60 को बाकियों से सेपरेट कर सकते हैं। It is possible to place metal atom inside a bucky ball। जिस तरह हमने पीछे देखा था कि ग्रेफाइट में जा सकते हैं, इसी तरह इनके अंदर भी मेटल एटम आप जो है वो प्लेस कर सकते हैं। जनरेटिंग अ मॉलिक्यूल इन विच मेटल एटम इज कम्प्लीटली इनक्लोज इन कार्बन स्फीयर। तो हमारे पास ऐसा एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें मेटल एटम कार्बन स्फीयर के अंदर जो है वो इनक्लोज होगा। C60 की एग्जांपल ले लेते हैं। कैन रिएक्ट विद पोटेशियम टू गिव K3C60, यानी 3 पोटेशियम आयंस इसकी कैविटीज़ के अंदर क्या हो गए, इनक्लोज हो गए। एप्लीकेशंस क्या हैं? इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इट ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ही होता है ऑक्सीडेशन रोकना। हमारी जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनको जो है वो या तो प्रोड्यूस ना होने देना या उनको स्क्विंज कर लेना, उनको कंज्यूम कर देना। फ्री रेडिकल्स की वजह से ही हमारा ये जो एजिंग प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। और इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, तो वेरियस प्रॉब्लम ये कॉज करते हैं। अब ये करेंगे क्या कि डू नॉट अलाउ फ्री रेडिकल्स टू प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट रिएक्ट एंड डैमेज द सेल्स। यानी फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर वो बॉडी में प्रोड्यूस होंगे तो बॉडी के ही ऑर्गन से, सेल से रिएक्ट करके उनको डैमेज करेंगे, तो इनको प्रोड्यूस नहीं होने देते। या फिर क्या करेंगे, रिएक्टिंग रेडली एंड एट हाई रेट विद फ्री रेडिकल्स विच आर ऑफन द कॉज ऑफ सेल डैमेज। मतलब अगर जो है वो ये ना, अगर फलरीन्स को हम यूज़ नहीं करते या नॉर्मली अगर बॉडी की बात करें तो जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो सेल डैमेज कर देते हैं या सेल की डेथ कॉज कर देते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। बिहेव्स लाइक अ रेडिकल स्पंज। रेडिकल को स्पंज मतलब जिस तरह स्पंज से आप करते हैं अटैच, उसी तरह एज इट कैन स्पंज अप एंड यूटिलाइज 20 और मोर फ्री रेडिकल्स पर फलरीन एटम। एक मॉलिक्यूल 20 फ्री रेडिकल्स को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। Possesses a novel ability of selectivity, entering oxidation damaged cerebral endothelial cells and then protecting them from
एपोटोसिस। वही इसको ही बेटे बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि एंटीऑक्सीडेशन को रोक सकता है, इवन सेल में एंटर होके भी। वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं बेटे, ये यूवी वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं, ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीम है, ये भी जो है वो यूज़ करती हैं फलरीन्स को। पर्पस क्या होता है, क्योंकि ये रेडिकल स्क्विंजर है, फ्री रेडिकल स्क्विंजर है, तो ये क्या करेगा, अगेन वही है कि एंटीऑक्सीडेशन का काम करेगा और जो है वो फ्री रेडिकल्स को स्क्विंज कर लेगा। और इस तरह जब फ्री रेडिकल्स को ये एलिमिनेट कर देगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्किन है वो वाइट रहेगी, यानी जो उस पर स्किन पे जो ऑक्सीडेशन फिनोमेना है उसको क्या कर देगा, ये स्टॉप करवा देगा। यूज एज ए लुब्रिकेंट इन कोटिंग बॉल बेरिंग्स, चेन्स, गियर्स एक्सेट्रा यूज़ होता है। इसके अलावा फाइबर्स एंड फैब्रिक विद कार्बन नैनो ट्यूब्स, सुपर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच हैव मैनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बॉर्डिंग एंड व्हीकल आर्मर, ट्रांसमिशन लाइन केबल्स, वूवन फैब्रिक एंड टेक्सटाइल वहाँ पर भी यूज़ होता है। इसके अलावा मटेरियल साइंस में देखें तो सुपर कंडक्टर, सुपर हार्ड फेसेस और सिंथेटिक डायमंड्स बनाने में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाती है मॉर्फस और माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी ओवरऑल तो नहीं है लेकिन स्मॉल अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है। आपको पता है माइक्रो मॉर्फस जो होते हैं सम अरेंजमेंट उनमें भी होती है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होती है। तो पहला है कार्बन ब्लैक, इसको यूज एज अ पिगमेंट इन ब्लैक इंक्स। आप ये जो प्रिंटर की इंक्स यूज़ करते हैं वो कार्बन ब्लैक ही है। लार्ज अमाउंट्स आर यूज टू मेक ऑटोमोबाइल टायर्स, टायर्स में इसको डालते हैं, टायर्स का ब्लैक कलर कार्बन ब्लैक की वजह से ही है। ये इंप्रूव करता है उसकी स्ट्रेंथ को और उसमें वियर रेजिस्टेंस, यानी वो जो ख़राब होते हैं रगड़ वगैरह से, उसको भी बचाता है। और रबर को ये हेल्प करता है ताकि वो डीग्रेड ना हो सनलाइट की वजह से, मतलब धूप में पड़े रह के टायर, गाड़ियाँ ज़्यादा धूप में खड़ी होती हैं तो उससे भी ख़राब होने से बचाता है। प्रिपरेशन कैसे है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ऑफ कार्बन प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन, यानी आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देनी है तो ये बन जाता है। जैसे मीथेन है आपके पास, आपने उसको ऑक्सीजन दी तो कार्बन ब्लैक बना, साथ में वाटर बन गया, ठीक है। तो ये आपको दिखा हुआ है, शू सोल में ठीक है यूज़ होता है, पॉलिश में यूज़ होता है, रबर रनवे में यूज़ होता है, इसके अलावा टायर्स में यूज़ होता है, हाईवेज में, ये इसके वेरियस यूजेस शो किए गए। नेक्स्ट है चारकोल, इट इज़ फॉर्म व्हेन वुड इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर आप वुड को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करें तो ये बनता है। ओपन स्ट्रक्चर है, गिविंग इट इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज टू एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने में यूज़ करते हैं। यूज इन फिल्टर्स रिमूव फेंसिव ओडोर, जो बदबू है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑल वैलेंसीज एम्प्टी हैं और एरिया ज़्यादा है तो ये इजीली उनको कैप्चर कर लेगा। यूज टू रिमूव कलर्ड और बैड टेस्टिंग इम्प्योरिटीज़, उनको भी कर लेता है। इसके अलावा आजकल जो है वो चारकोल के फेस मास्क भी जो है वो आ गए हैं ताकि स्किन से डर्ट वगैरह को रिमूव किया जा सके। तीसरा आ गया है चारकोल का ही आगे है, इट इज़ फॉर्म व्हेन यूजेस, इसके जो हैं वो क्या हैं, फॉर्मेशन तो हमने देख लिया है कि कैसे होती है और यूजेस भी आपको बता दिए। लास्ट पे आपके पास जो है वो आ जाता है कोक, इट इज़ इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये बनती है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट और मेटलर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये बेटे आज के रिलेटेड था, एक लेक्चर इंशाल्लाह और होगा सिलिकॉन से रिलेटेड और ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।